दोस्तों एक लड़का होता है जो कमाकर दुबई से 6 साल बाद वापस घर आता है। उसके माता पिता के कहने पर वो एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद हंसी खुशी से जीवन उसका चल रहा था। तभी उसकी छुट्टी खत्म होती है और अपनी पत्नी को साथ लेकर दुबई जाने की बात करने लगता है। लाख मनाने के बाद भी घर वालों को, लेकिन वो अपनी पत्नी को दुबई लेकर पहुंच जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि पैसा रुपए खूब कमाओ, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी को गल्फ कंट्री में ना लेके जाओ। लेकिन वहां पर जाने के बाद एक दिन एक पार्टी का आयोजन करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है, कंपनी के शेख और मैनेजर को भी बुलाता है। दोस्तों बुलाने के बाद पार्टी की शुरुआत होती है। तभी कंपनी का जो शेख होता है आता है और उसकी पत्नी को जब देखता है तो उसके पत्नी का वो दीवाना हो जाता है। दोस्तों क्योंकि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी, क्यों ना कोई इंसान उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। दोस्तों जब वो शेख जो होता है उसकी पत्नी का दीवाना होने के बाद फिर ऐसी जाल बुनता है, ऐसी कहानी का अंजाम देता है जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि वो कहानी ही ऐसी दर्दनाक थी, वो घटना ही ऐसी दर्दनाक थी जो कि क्यों ना किसी की रूह कांप उठे। दोस्तों सब कुछ इस कहानी में कवर करेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को कि आखिर दुबई का वो शेख इस भारतीय महिला के साथ क्या किया। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक छोटे से मोहल्ले की, जहां पर एक विकास नाम का लड़का रहता था। दोस्तों विकास बहुत ही अच्छा होनहार पढ़ने में था, अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन कुछ पैसों की कमी की वजह से वो ITI इलेक्ट्रीशियन के बतौर वो अपनी एक स्कूल में ट्रेनिंग लेकर और दुबई में काम करने के लिए चला जाता है। दोस्तों उसके पास इलेक्ट्रीशियन की वो नॉलेज था, इलेक्ट्रीशियन का वो काम करना जानता था, इसलिए उसे दुबई में जॉब लग जाती है। दोस्तों दुबई में वो जॉब करने लगता है इलेक्ट्रीशियन के बतौर और वहाँ पर उस कंपनी में बहुत ही अच्छा इसका कार्यकाल रहता है। इसके मैनेजर भी बहुत खुश होते हैं और इसका कंपनी का जो शेख होता है वो भी खुश रहता है इसके कामकाज से, क्योंकि इस कंपनी का सारा कारोबार इलेक्ट्रीशियन का इसी के ऊपर था और ये काम करने में भी बहुत माहिर था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और ये रुपए पैसे अच्छे खासे कमा रहा था। वहाँ से जो होता है पैसे घर पर भेजता था। घर की आर्थिक स्थिति और घर की हालात भी सुधर चुकी थी, बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था। धीरे धीरे कमाते कमाते इसके 6 साल गुजर जाते हैं, इसे पता नहीं चलता। दोस्तों फिर क्या होता है कि ये अपने कंपनी से छुट्टी लेता है और घर पर वापस आता है। घर पर आने के बाद ये इसके माता पिता जो होते हैं इसके शादी की जो है कि जिद करने लगते हैं, क्योंकि लड़के की उम्र लगभग 26 या 27 साल हो गई थी। दोस्तों लड़का भी नहीं मना कर पाया, क्योंकि रुपए पैसे भी थे और घर जो भी बन चुका था, खुद की ज़मीन थी। इस वजह से लड़का जो होता है वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों पास का ही एक रिश्तेदार द्वारा पता चलता है कि एक लड़की है जिसकी नाम संध्या है और वो बहुत ही खूबसूरत है और उससे शादी क्यों ना विकास की करा दी जाए। विकास और संध्या की रीति रिवाज के अनुसार जो है कि देख रेख होती है और लड़की पसंद आ जाती है और विकास और संध्या का जो है कि लग्न अनुसार रीति रिवाज से विवाह तय कर दिया जाता है। दोस्तों सुहाग रात होती है और सब कुछ विदाई वगैरह होती है, सब कुछ संपन्न हो जाता है। दोस्तों जीवन में बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों इधर विकास जो था धीरे धीरे समय गुजर रहा था, वो जान ही नहीं पाता कब हमारे खुशी के वो 1 महीने का दिन गुजर गया जो कि छुट्टी लेकर वो आया हुआ था। दोस्तों अब समय आ जाता है उसे वापस कंपनी जाने का। दोस्तों कंपनी का बुलावा भी आता है, फ़ोन भी आता है। उसके बाद विकास को जो होता है फिर से दुबई के लिए जाना पड़ता है। दुबई जाने के लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि अपनी पत्नी के मोह माये में वो फंसा हुआ था, अपनी पत्नी का ही मुंह देख रहा था। क्योंकि क्यों ना कोई एक अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अकेले 2 साल के लिए दुबई जाए, कोई भी ऐसा लड़का नहीं चाहेगा। लेकिन मजबूरन जो पेट कराता है, जो पैसा कराता है, उसके लिए जाना ही पड़ा। दोस्तों विकास जो होता है वो दुबई चला जाता है, दुबई में काम करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी थी घर में अकेली थी, अपनी सास ससुर की सेवा कर रही थी, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, बहुत ही अच्छे से वो रह रही थी। लेकिन शाम सुबह जब भी फ़ोन आता विकास का, उसकी याद सताने लगती। जब रात में सोने जाती बिस्तरों पे तो विकास की याद सताने लगती है। उसे कहीं ना कहीं वो घुट घुट के जीती और विकास से अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती। उधर विकास भी घुट घुट के जी रहा था और अपनी दर्द भरी कहानी
अपनी पत्नी को बता रहा था। संध्या भी बहुत परेशान थी विकास के बिना और विकास भी परेशान था संध्या के बिना। दोनों का जीवन अभी जो था घुट घुट के ही जी रहे थे। अभी 1 ही महीने महज हुए थे, अभी तो उन्हें 23 महीने का सफ़र काटना था। लेकिन अब वो धीरे धीरे जो महिला होती है संध्या, वो कहती है ऐसे पैसे का क्या काम जब हम लोगों की जवानी ही बीत जाए, जवानी ही दूर दूर रह के बीत जाए। ऐसे पैसा कमा कर क्या होगा जब हम लोग अपने जीवन का आनंद ही ना ले पाएँ। कहीं ना कहीं ये विकास को भी बात सोचती है, लेकिन वो करे भी तो क्या, कंपनी का काम भी तो छोड़ के नहीं आ सकता था। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन विकास जो होता है वो अपना मन बना ही लेता है कि अब मुझे इस कंपनी से रिज़ाइन ही देना होगा। रिज़ाइन देकर मुझे अपनी पत्नी के पास जाना होगा, क्योंकि मैं इतना हसीन पल जब अपनी पत्नी का अब बगैर पत्नी के गुजार दूंगा तो बाद में रह कर क्या होगा, इन रुपए पैसों की क्या वैल्यू। दोस्तों अपने मैनेजर से बात करता है और अपनी पत्नी के बिना वो अपनी हालात को बताता है और घर वापस जाने की बात करने लगता है। दोस्तों मैनेजर बहुत कुछ समझाता है कंपनी के रूल रेगुलेशन, क्योंकि 6-7 साल वो रह चुका था। सारा कंपनी का काम जो था इसी के ऊपर टिका हुआ था। इस वजह से जो था कि वो उसे कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रीशियन को खोना नहीं चाहता था। वो बहुत प्रयास करता है, लेकिन विकास जो था अपनी जिद को बांध चुका था कि मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि उसके इतने पैसे निकलते कि वो 2-4 साल आराम से जो है कि पीएफ वगैरह जो फंड वहाँ कटा था, जो उसका पैसा जमा था, उस हिसाब से वो 1-2 साल अपना घर पे ही गुजार सकता था। दोस्तों फिर क्या होता है कि मैनेजर जो होता है वो मान जाता है, कहता है ठीक है, मैं कंपनी मालिक अपने शेख से बात करके तुम्हें 1-2 दिन में फाइनल डिसीजन बताता हूँ। दोस्तों कंपनी के शेख से जब बात वो करता है जाकर, जो वहाँ का मैनेजर होता है, फिर जो शेख होता है वो एक राय देता है। शेख जो होता है वो कहता है कि जो अगर वो पत्नी के ही लिए वापस इंडिया जाना चाहता है तो क्यों ना उसकी पत्नी को ही दुबई बुला लिया जाए। जो उधर मैनेजर होता है वो कर्नाटका का रहने वाला था, जिसका नाम राजलक्ष्मी अय्यर था। वो बताता है कि सर ऐसा है कि किसी भी मजदूर या किसी भी छोटे एम्प्लॉय जिसकी 50,000 1 लाख रुपए तक सैलरी है, उसे हम लोग उसकी पत्नी को दुबई नहीं ला सकते। ये रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। अगर कम से कम 4-5 लाख वो इंजीनियर के पोस्ट पर या बहुत ही बड़े पोस्ट पर जिसकी सैलरी 8-10 लाख रुपए हो तो हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं, ऐसा रेगुलेशन है। तो वो शेख जो होता है वो एक जो है कि तरीका बताता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी का भी पासपोर्ट बनवाओ और उसकी पत्नी का एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाओ इलेक्ट्रीशियन के नाम से, और उसे भी इसी कंपनी के में काम के बतौर उसका वीज़ा अप्रूवल करा दो और वो आराम से आ सकेगी। दोस्तों उस शेख के बताए गए हिसाब से ही उसका वीज़ा अप्रूवल किया जाता है और उसके बाद वीज़ा जो है विकास को दिया जाता है कि अपनी पत्नी को फिर वो दुबई ला सके। दोस्तों विकास हंसी खुशी के मारे वहाँ से निकलता है अपनी पत्नी को लाने के लिए और इंडिया आता है, लखनऊ अपने घर पर, और अपने मोहल्ले में जाता है और 2-4 दिन रहकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर फिर वो जो होता है कि अपनी पत्नी संध्या को लेकर दुबई चला जाता है। दुबई में जाने के बाद उसे एक फ्लैट मिल जाता है, फ्लैट में वो रहने लगते हैं। दोस्तों समय गुजरता है। अब जो विकास था किसी से गिला शिकवा नहीं था, अच्छे से काम कर रहा था और उसकी 2-3 फैक्ट्रियां थीं और अपना काम अच्छे से निपटा रहा था। एक दिन जो मैनेजर होता है कि भाई अब तो सब कुछ विकास अच्छे से चल रहा होगा। विकास कहता है हाँ। तो मैनेजर कहता है कि क्यों ना तुम अपनी बीवी को भी ला लिए और हम लोगों को मिठाई भी, मुँह मीठा भी नहीं किए, पार्टी भी नहीं किए, आखिर में तुम चाहते क्या हो भाई, कब हम लोगों का मुँह मीठा होगा। विकास कहता है कि क्या बात है, जिस दिन चलिए, जिस होटल में बताइए वहाँ पर हम आपका मुंह मीठा करा देंगे, पार्टी करा देते हैं। दोस्तों वो कहता है नहीं, हम लोग होटल में नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर तुम्हारी बीवी के हाथों से अपना मुंह मीठा कराना चाहेंगे और एंजॉय पार्टी करना चाहेंगे। दोस्तों उसे वो बात सताने लगी, क्योंकि उसके माता पिता ने बताया ज़रूर था कि गल्फ विदेशों में जो है कि दुबई जैसे शहरों में अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के शेख जो होते हैं, वहाँ के बड़े बड़े आदमी भारतीय पत्नियों को हड़प लिया करते हैं, कोई वहाँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो इसे डर सता रहा था, लेकिन करे भी तो क्या, उसका मैनेजर था, उस कंपनी का शेख था, मजबूरन इसे हाँ करना पड़ता। अपनी पत्नी को बताता है कि कंपनी का शेख और मैनेजर शुक्रवार वाले दिन, जो जिस दिन यहाँ छुट्टी रहेगी, उस दिन आएंगे और उन्हें खातिरदारी करना है, तुम्हें जो है कि देखना वो चाहते हैं। दोस्तों फिर शुक्रवार वाले दिन जो विकास होता है वो अपने वहाँ पर घर पर था और घर पर रहकर ही उनकी सेवा सत्कार का सब कुछ इंतजाम कर रहा था और शेख और मैनेजर वहाँ पर पहुँचते हैं अपने टाइम से। लगभग शाम के 4 बज चुके थे और उसके बाद उनकी खातिरदारी होती है और
चाय पानी होने के बाद, खाना पीना होने के बाद फिर बैठे रहते हैं। तो फिर वो कहता है, जो जिसका नाम राजलक्ष्मी अय्यर होता है, जो कर्नाटका का रहने वाला होता है, वहाँ का मैनेजर होता है, वो कहता है कि अरे यार विकास भाई, तुमने अपनी पत्नी को तो दिखाया ही नहीं और सब कुछ मेरी खातिरदारी तो कर दिया, अब भाई पत्नी को तो दिखा दो। अब वो लोग दोनों नशे में चूर हो चुके थे। अब विकास को कहीं ना कहीं वो सोच रही थी कि ये नशे के हालात में मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार ना करने लगे। लेकिन फिर वो कहता है विकास कि गांव की रहने वाली है, खूबसूरत नहीं है, कोई अच्छी भली नहीं है, क्या देखकर आप करना चाहोगे? तो कहता है नहीं भाई, मैं तो ज़रूर देखूंगा, आज देख के ही जाऊंगा। जाता है फिर विकास, अपनी पत्नी को बताता है और समझा बुझा कर बाहर ले आता है। देखते हैं शेख और मैनेजर उसकी पत्नी को, तो देखते ही उसकी पत्नी का दीवाना हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि क्यों ना कोई देखता ही रह जाए। शेख जो होता है वो अपनी जेब में हाथ डालता है, एक सोने की चैन निकालकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे देने लगता है। वो मना करती है उसकी पत्नी, लेकिन मानता नहीं, कहता ये गिफ्ट के रूप में तुम ये मेरी सोने की चैन ले लो, और मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही तुम मुझे अच्छी लगी, बहुत ही अच्छे मुझे व्यंजन और खाने वगैरह का इंतजाम किया है, और वो दे देता है। मजबूरन उसे लेना पड़ता है। वो जानती है संध्या कि ये कंपनी का शेख है, अगर नहीं लूँगी तो हो सकता है मेरे पति को कंपनी से बाहर कर दे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से वो जाने लगती है, तभी उठता है उसका मैनेजर जिसका नाम राजलक्ष्मी अय्यर था। वो तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ये रही अंगूठी, उसके हाथों में पहनाने लगता है। वो इसके इस बर्ताव को देखकर वो गुस्सा होती है, लेकिन गुस्से ही मन से वो अपने आप को कंट्रोल करती है। वो नशे के हालात में थे, वो अपनी अंगूठी को पहना देता है और उस पहनाने के बाद कहता है कि ये मेरी तरफ से भेंट तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए, हम लोग लेके आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्वीकार कर लो। लेने से इनकार कर रही थी, लेकिन तभी पर उसे अंगूठी लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो बड़े साहब लोग थे। दोस्तों वो घर में चली जाती है, सेवा सत्कार हो जाता है, ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों समय गुजरता है, फिर अगले शुक्रवार वाले दिन होता क्या है, विकास को एक दूर की साइड पर वो शेख का जो मैनेजर होता है जिसका नाम राजलक्ष्मी अय्यर था, वो इसे भेज देता है। वहाँ से लगभग 2 घंटे की सफ़र थी, और वहाँ से वो उठता है और विकास के फ्लैट पर आ जाता है। बाहर से डोर बेल बजाता है, अंदर से उसकी पत्नी संध्या आती है और देखती है उसी इंसान को, तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर ये क्यों आ गया। वो कहने लगता है दरवाज़ा खोलो, बहुत ही इमरजेंसी काम है। तो मजबूरन उसे खोलना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का वो मैनेजर था, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार करती तो वो उसको, उसके पति को कंपनी से बाहर भी निकाल सकता था। इस डर के मारे वो दरवाज़ा खोलती है। दोस्तों दरवाज़ा खोलने के बाद वो कहता है कि क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तो वो कहती है क्या काम है, वो तो घर पे है नहीं, वो तो कंपनी में गए हुए हैं काम करने के लिए, आप अंदर क्या करोगे आके? वो कहता है मैं जानता हूँ, मैं ही तो भेजा हूँ, आज बहुत दूरी कंपनी पे काम करने गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ही भेजा हूँ, मुझे यहाँ काम था इस वजह से आया। उसकी हालात को, उसके जो बात व्यवहार को देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ रही थी वो लड़की जो संध्या थी, जरूर इसकी नीयत खराब है और ये अंदर चाहता है। ये ज़बरदस्ती उसके अंदर आकर उसके गेस्ट रूम में बैठ जाता है। दोस्तों बैठने के बाद वो पूछती है चाय पानी की वगैरह, तो उसकी पत्नी के साथ वो छेड़खानी करने लगता है। दोस्तों उसके साथ हैवानियत करने लगता है। किसी प्रकार से वो छुड़ाकर जाती है अंदर अपने जो है कि किचन रूम में, और पीछे पीछे से किचन रूम में वो पहुंच जाता है। दोस्तों उसको पकड़कर, वो हट्ठा कट्ठा था, अब उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। वो थप्पड़ मार देती है, कहती होश में आओ, देखो तुम कंपनी के मैनेजर हो, मेरे पति के मैनेजर हो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मैं कार्रवाई कर सकती हूँ, समझदार हो जाओ, नहीं तो समझ लो मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ। दोस्तों जब थप्पड़ उसे पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, आकर सोफे पे बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तुरंत ही संध्या पहुंचती है, अपने फ़ोन को उठाती है और विकास के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे मैनेजर जो है वो आकर तुम्हारे गेस्ट रूम में बैठकर रो रहे हैं। वो बोलता है क्यों तुमने दरवाज़ा खोला? बोलता है कि खोलना ही नहीं था। संध्या बोलती है कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलती, तुम्हारे मैनेजर है, बुरा मान जाते, कहीं तुम्हें कंपनी से निकाल देते, तो फिर क्या होता, हम लोग किस रास्ते जाते। तो वो कहता है कि देखो तुम समझदार रहना, एक रूम में अपने आप को बंद कर लो, और मैं जल्द ही 1-2 घंटे का रास्ता हूँ, मैं घर पे आ रहा हूँ, अपने आप को किसी तरीके से जो है कि कवर करो। वो लड़का जो होता है, जो राजलक्ष्मी अय्यर, वहीं बैठे रो रहा था। अब इसे हजम नहीं होता कि मैंने एक थप्पड़ मारा, वो कितना रो रहा है, आखिर क्यों। फिर मजबूरन वो घर में से निकलती है और उससे पूछने लगती है आखिर क्या हुआ, क्यों तुम रो रहे हो। दोस्तों
वो लाख पूछने के बाद भी नहीं बताता। उसके बाद जो है कि संध्या जिद पे अड़ जाती है। उसके बाद वो बताता है कि देखिए संध्या जी, मेरी नीयत कोई भी गलत नहीं है, मैं किसी नीयत गलत का आदमी नहीं हूँ। मेरी भी एक पत्नी थी जो सेम हूबहू तुम्हारे ही जैसी दिखती थी, खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी। रुपए पैसों की मेरे पास कमी नहीं थी। मैंने शादी करके उसे इंडिया में ही छोड़कर मैं दुबई में आकर कमा रहा था। पैसे की लालच और पैसे की भूख में वो लाख बार कहती रही कि मुझे भी ले चलो या अपने जीवन में अपने साथ रखो, लेकिन मैंने एक ना सुना। दोस्तों उसके बाद संध्या जी वो उसने दूसरी शादी कर ली और जीवन में मैं आज अकेला हूँ। मेरे माँ बाप भी मर गए और मेरे पैसे रुपए क्या होंगे, मैं जीवन में आज भी अकेला हूँ। अगर तुम्हारे जैसे कोई एक लड़की हो, तुम्हारी नज़र में हो, तो मेरा विवाह करा दो। मैं बहुत ही जो है कि ज़िंदगी में टूट चुका हूँ। क्या होगा ये रुपए पैसे। वो समझ जाती है उसकी अंदर वो आत्मा को कि वो अपनी बीवी समझ कर मेरे साथ ऐसी हैवानियत किया, हैवानियत करना चाहा, इसकी मंशा गलत नहीं है। दोस्तों तब तक विकास आ जाता है और उसके बाद वो रो रहा था। उसकी पत्नी जो होती है सब कुछ बताती है। अब विकास से कहती है कि मेरी जो बहन है जिसकी उम्र लगभग में 30 साल के आसपास है और उसका जो है कि डिवोर्स भी हो चुका है, तलाक हो चुका है, क्यों ना उसकी शादी इनके साथ करा दी जाए। क्योंकि राजलक्ष्मी अय्यर की उम्र लगभग 40 या 42 साल के आसपास था। दोस्तों वो राधा जिसका नाम था, संध्या की बहन थी, उसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, जो कि उसका डिवोर्स हो गया था। अभी कोई भी बच्चे नहीं थी। वो अपनी माँ बाप से बात करती है और राधा का फ़ोटो इनको दिखाया जाता है राजलक्ष्मी अय्यर जी को। वो कहता है कि कैसी भी होगी महिला चलेगी, बस मेरी शादी करा दीजिए। दोस्तों होता क्या है, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनाया जाता है, उसको भी इंडिया से दुबई वापस बुलाकर दोनों का रीति रिवाज के हिसाब से विवाह तय मतलब संपन्न करा दिया जाता है। दोनों हंसी खुशी जीवन में रहने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो विकास और राजलक्ष्मी अय्यर दोनों साढ़ू साढ़ू हो चुके थे और जीवन अच्छे से गुजर रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे 20 साल की जो है कि सफ़र तय हो जाता है। दोनों के एक बच्चे और एक बच्चियां हो जाती हैं। दोनों परिवार में खुश थे और लगभग उम्र उनकी 60 साल हो चुकी थी। अचानक एक दिन हार्ट अटैक होता है और जो है कि राजलक्ष्मी अय्यर की मौत हो जाती है। सारी प्रॉपर्टी जो होती है उसकी पत्नी के नाम वो करके जा चुका था, क्योंकि वो जानता था किसी न किसी दिन मेरी मौत हो जाएगी, मेरी उम्र ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का ख्याल कौन करेगा। अब दुबई काटने को दौड़ रहा था, विकास को भी, उसकी पत्नी को भी, उसकी पूरी फैमिली को। इसलिए जो विकास होता है वो अपने पूरे फैमिली को लेकर इंडिया वापस चला आता है। दोस्तों वहाँ की प्रॉपर्टी दुबई को की बेचकर अपनी जो राजलक्ष्मी अय्यर की पत्नी थी और कर्नाटका की भी प्रॉपर्टी बेचकर लखनऊ में ही आकर एक प्रॉपर्टी ले लेती है और यहीं पर उसके जो है कि अपने माता पिता के घर के पास ही अपनी प्रॉपर्टी लेकर जो है कि अच्छे से जीने और रहने लगती है। दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। वापस इंडिया 30 साल बाद वापस आए थे और जीवन में हंसी खुशी रह रहे थे। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ भी हो सकती है, हैवानियत किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन सोच समझ कर अपना जो है कि कदम बढ़ाएं ताकि किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर आएंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।